अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। और अभी आज प्रोग्राम का आगाज़ इतनी इंटरेस्टिंग खबर से हम करने जा रहे हैं। इसमें कोई सियासत नहीं, कोई क्रिकेट नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगी अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग खबर भी है और उसके साथ साथ ये आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत आइडिया भी है। अगर आप चाहते हैं कि किसी अगर आप चाहते हैं आप जम के ऑर्डर करें, आप महंगे से महंगा खुल के ऑर्डर करें, यस खुल के ऑर्डर करें, लेकिन उसके बाद आप इस आइडिया के जरिए बिल देने से बच भी सकते हैं। लेकिन अगर आप पकड़े गए तो फिर आप सीधा जेल जाएंगे, ये भी साथ में डिस्क्लेमर होना चाहिए। पाकिस्तान में ये आइडिया बहुत मकबूल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इतना क्रिएटिव आइडिया भी किसी के माइंड में आया नहीं है। जनाब, ओरिजिन इस खबर का ये है कि एक गैर मुल्की जो कि बाहर के मुल्क के शहरी थे, लिथुआनिया जो वहाँ का कंट्री है यूरोप का, वहां का एक शहरी जिसकी जेब में 1 रुपया नहीं होता था लेकिन खाने खाबों का शौकीन था, वो भी हमारी तरह। तो उसने बड़ा खूबसूरत तरीका वारदात पकड़ा। वो किसी भी रेस्टोरेंट में जाता था, दिल खोलकर बड़े बड़े मेन्यू के साथ वो ऑर्डर देता था और जब बिल देने की बारी आती थी तो हल्का सा दिल पे हाथ रख के बेहोश होने की एक्टिंग करता था। हार्ट अटैक हो गया और एकदम से फिर फर्श पर गिर जाता था। मतलब क्या एक्टिंग का भी क्या नेक्स्ट लेवल था कि आप खाना खा रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं और खाना खाने के जब बिल जैसे ही आपके सामने आता है। अच्छा, फिर एक दफा ऐसा भी हुआ कि इसने जब पकड़ा गया ना एक होटल मालिक को, फिर भी देखें 21वीं अटेम्प्ट पे जाके वो पकड़ा गया। 20वीं अटेम्प्ट उसकी कामयाब रही है, तो इस लिहाज से वो विनर रहा है। अच्छा, 20वीं अटेम्प्ट के बाद पकड़ा गया ना, तो 20 उससे पहले। अच्छा, वो एक होटल का जो ऑनर था उसको थोड़ा सा उस पर डाउट हुआ। उसने वीडियो बनाकर बाकी होटल्स वगैरह से पूछा तो उन्होंने फिर कहा कि ये हमारे साथ भी ऐसा कर चुका है। उसने उसको वहीं पर पकड़ लिया। उसने कहा मैं तो रूम से जो है वो बिल लेने के लिए जा रहा था, बिल लेने जा रहा था। उन्होंने कहा आप यहीं पर बैठ जाए, यहीं पर। वो पकड़े गए। फिर जनाब पकड़े गए और फिर पुलिस आई और फिर पता चला। और अच्छा, ये तो अभी कासाब्लांका में ये कर रहा है। हाँ। लास्ट ईयर ये किसी और पता चला कि जनाब ये तो पुराने आदी मुजरिम है। इससे पहले 20वीं दफा ये अटेम्प्ट करते हुए कामयाबी से खाना खाया मौसूफ ने। उल्टा हमदर्दियां समेटी ना, लोगों ने क्या किया, यार इसका हार्ट का मसला हो गया है, उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया या वहां से भेजा गया उसको। लेकिन फिर जब पुलिस को पता लगा, उन्होंने कहा ये तो आधी मुजरिम है, 21वीं अटेम्प्ट पे पकड़ा गया। तो पाकिस्तानियों का, हमारी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान में ये आइडिया जो है ना, इसको अपनाने की कोशिश ना कीजिएगा। नहीं, बहुत तेज है, फौरन से पहले पकड़े जाते हैं और वो कहेंगे कि आपको हार्ट अटैक हुआ है या जो भी है, बिल आप देकर जाए। बिल देकर। हाँ, पाकिस्तान में ये नहीं होगा कि अगर आप कोई ऐसी एक्टिंग करें, वो कहेंगे पहले बिल दें उसके बाद फिर आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। और ये है हमारी आज की हाइलाइट्स। तो जनाब, सबसे पहले हमने बात, आपको पता है, थोड़ा सा हमने सियासत का रंग भी देना है। फिर आज ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा मैच होने जा रहा है, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। लेकिन उस मैच से पहले नवाज शरीफ की वापसी उस मैच से पहले जरा ये जो सियासी मैच है ना, जिसके सियासी मैदान के जो चैंपियन है नवाज शरीफ साहब, कल वतन वापस आ रहे हैं। आई होप सो। लेकिन अभी भी पता नहीं, जितनी बड़ी तैयारियां हैं, बड़े बड़े तैयारों की एविएशन कंपनी से बाकायदा इजाजत भी ले ली गई है। 2 बड़े तैयारे दोपहर 3 बजे पूरे लाहौर का फूलों की पत्तियां निछावर करेंगे पूरे लाहौर पर। नवाज शरीफ साहब के शायाने शान इस्तकबाल की बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं। अच्छा, मेरा यह ख्याल है, इससे पहले भी मियां साहब जिला वतन होकर जब वापस आए थे, बट इतने बड़ी जिस पैमाने पर अब फिजा तैयारियां देखने में नजर आ रही हैं, शायद इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जिला वतन होकर आना और बीमारी से केसेस वगैरह इन पर चल रहे थे, उससे वो जिला वतनी थी, ये खुद साख्ता जिला वतनी थी। लेकिन आई होप सो कि नवाज शरीफ जब वापस आए तो उनकी तबीयत जो है वो बेहतर हो। नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि तबीयत तो उनकी खराब है ना, तबीयत तो खराब है। लेकिन इससे अहम चीज ये है, इस किस्म की एफर्ट्स करना, ये खुद एक बहुत थकावट वाला काम है। अच्छा, इससे सबसे जो अहम चीज है, ठीक है आप बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रहे हैं, बड़े बड़े इस्तकबाल के हवाले से आसमान से फूलों की पत्तियां निछावर की जाएंगी, पूरे शहर लाहौर को जो है ना फूलों में भर दिया जाएगा। लेकिन आएंगे तो वो इस्लामाबाद, असल चैलेंज ये है, लेकिन उसके बाद वहां से सीधा इधर आएंगे ना। हाँ, इस्लामाबाद से सीधा उसके बाद। लेकिन असल चैलेंज फिर भी ये है कि क्या PMLN अपने कायद के इस्तकबाल के लिए लोगों को बड़ी तादाद में निकालने पर कामयाब होगी या नहीं? दिस इज द मेन चैलेंज। नहीं, मसला ये है कि जो मीनार पाकिस्तान है उसको भरना कोई मसला नहीं है। आप जो भी आपके जिस भी हल्के से पूरे मुल्क के सपोर्टर्स हैं, आप उनको ले आए, भरते। मुकामी लोगों को निकालना, लाहौर जिसे कहा जाता है कि ये नून लीग का गढ़ है, तो लाहौर से कितने लोग लगेंगे? और जो ये वैसे असल चैलेंज है, वरना किसी भी बड़ी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी पूरे मुल्क के अंदर उसकी जो है एक नुमाइंदगी है,
है उसके लिए मीनारे पाकिस्तान को भरना, पूरे मुल्क से लेकर आगे भरना हाँ। और पूरे लाहौर के मुकामी लोगों का मीनारे पाकिस्तान को भरना और उनका बाहर निकलना, ये बिल्कुल दो डिफरेंट चीजें हैं। हाँ, और अब यही तो बात है कि इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं, आप फूल निछावर कर रहे हैं, कहीं पे मोटरसाइकिलें बांटी जा रही हैं, कहीं पे कहा जा रहा है कि आपको जन्नत के टिकट मिल जाएंगे। आप सोचे उनके बारे में, तो आई मीन और अभी एक और लीगी रहनुमा उन्होंने कहा है कि जन्नत के टिकट तो नहीं, लेकिन अलबत्ता आप अगर मीनारे पाकिस्तान जाते हैं ना, आपको सवाब लाजमी होगा। हाँ, तो ये देखिए सवाब लाजमी होगा। अगर आप और कुछ लोग तो आपको सवाब भी मिल सकता है। कुछ लोग खाने पीने के शौकीन है, तो वो कहेंगे कि फ्री में खाना तो मिलेगा ना, तो फिर खाने के लिए भी चले जाएंगे लोग। तो ये है कि और खाना भी पूरी राउंड टेबल पे, हाँ जी, आपको अच्छे से 5 लोगों की सिटिंग के साथ जितना वलीमा पे आपको रिसेप्शन दिया जाता है। लेकिन ये बात ये है कि इसके बावजूद भी आपको ये शो करवाना है कि मुकामी लोग निकले हैं। मुकामी लोग जब निकलेंगे और फिर उसके बाद जो है ना पता चलेगा, क्योंकि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से ना तैयारियां तो बहुत टाइम से थी, लेकिन कुछ डाउट था कि आए ना आए, लेकिन अब वह वापस आ रहे हैं। उनके आने से पहले आप देखें फ्यूल की कीमत 40 रुपए कमी हुई है, डॉलर के हवाले से क्रैकडाउन किया गया, डॉलर कम हुआ। अब आई होप सो सऊदी अरब में ये जो इतना देर स्टे किया मेरा ये ख्याल है कि अच्छा फायदा चीजों का मियां साहब से रिलेट करना भी शायद मुनासिब नहीं है। असल चीज फिजा ये है कि मियां साहब वापस आते हैं, क्या नून लीग जो इसकी साख कोई 16 माह की पीडीएम हुकूमत ने धचका पहुंचाया है, क्या नवाज शरीफ साहब इस जो अपने जो नया इकोनॉमिक नैरेटिव के साथ वो आ रहे हैं, क्या उसको अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतर पाएंगे? क्योंकि लोग अभी भी लोग ये सोच रहे हैं कि शायद मियां साहब जो है मईशत को दोबारा पटरी पर चढ़ा दें, कुछ हालात बेहतर हो जाएं, कुछ जो महंगाई है उसमें कमी होगी। तो यही नैरेटिव अब नून लीग का है, इसी नैरेटिव के साथ नून लीग वापस आ रही है। लेकिन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। आप देखें, आम आदमी बिल्कुल मर चुका है और एक गरीब आदमी है जिसको 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। वो अपने ब्रेड एंड बटर के लिए, जिस तरीके से जो एक ब्रेड अर्नर है अपने घर का, कितनी मुश्किलात को वो फेस कर रहे हैं एट ए टाइम। तो इन हालात में नून लीग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी फिर यही होगा कि जो बिगड़ी मुआशी हालत है इसको ठीक कैसे किया जाए। इससे अलावा भी ये बात ठीक है कि आपको ठीक कैसे करना है, लेकिन अभी तो बहुत, अगर तो नवाज शरीफ इक़्तिदार में आती है ये बातें तब होंगी, लेकिन उसके बाद अभी सीट एडजस्टमेंट का मामला है, नई पार्टीज बन रही हैं, उनके साथ भी कहीं ना कहीं सीट एडजस्टमेंट होगी। इक़्तिदार में आने के लिए आपको एक नैरेटिव चाहिए होता है। अब वो नैरेटिव कितना अपीलिंग होगा पब्लिक, क्योंकि आप जब 3 दफा इक़्तिदार में रह चुके होते हैं उसके बाद आपके लिए दोबारा से लोगों को इस बात पे कायल कन्विंस करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन आप ये देखिए कि ये चीज मुझे ऐसा लगता है कि असल में नवाज शरीफ की वापसी के बाद अब ऐसा लगेगा कि शायद इलेक्शंस हों अब, क्योंकि द थिंग इज कि उससे पहले पीपल्स पार्टी भी आपको एक्टिव नजर नहीं आ रही थी। यहाँ पर आके मुकाबला किससे करना है? वो IPP जो बनी है उसका भी कोई जलसे जुलूस नहीं हुए हैं, तो पता नहीं है। अब नवाज शरीफ की वापसी के बाद आई थिंक सब जमातें जो है ना अब वो एक्टिव होंगी कि नवाज शरीफ वापस तो होंगी। बट फिर भी जिस तरह कल भी हम बात कर रहे थे कि इलेक्शंस जनवरी के आखिरी हफ्ते में जब इतनी ठंड होती है, लाहौर जैसे जो मैदानी इलाके हैं और जो पहाड़ी इलाके हैं जो KPK में जो दूसरे हमारे सूबों में हैं, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा नामुमकिन होता है, रास्ते बंद हो चुके होते हैं, बर्फ़ होती है इतनी ज़्यादा। तो उन हालात के अंदर इलेक्शंस डिले हो सकते हैं, बट आई थिंक सो ज़्यादा डिले नहीं होंगे, फेब या मार्च तक चले जाएंगे, इससे ज़्यादा डिले नहीं हो सकते और मुल्क इससे ज़्यादा डिले का मुतहम्मिल भी नहीं हो सकता। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी तो तब तक हालात भी बेहतर नहीं हो सकते हैं। लेकिन देखिए 90 डेज में अगर इलेक्शंस डिले हो गए हैं तो फिर चाहे वो 6 महीने डिले रहे, चाहे वो 1 साल रहे, आपने आइन शिकनी तो कर ही दी है। लेकिन कौन सा पहली बार से नजरिया जरूरत के तहत आइन के साथ तो हम खेलते रहे हैं और इसको नाम अवाम के वसीतर मफाद का कहते रहे हैं। अच्छा, अभी महंगाई के हवाले से हम बात कर रहे थे कि महंगाई कितनी हो चुकी है। अब महंगाई से पहले दोबारा मियां साहब की बात करें तो नून लीग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो 16 माह की हुकूमत थी उसमें जो महंगाई हुई है इसको कैसे हल किया जाए और ये दाग अपना कैसे धोया जाए जो पीडीएम गवर्नमेंट ने। लेकिन अभी देखें कि पेट्रोल जैसे ही कम हुआ है उसके बाद डॉलर को जिस तरह से क्रैकडाउन करके कंट्रोल किया गया है, बहुत सी ऐसी अशिया खुरनोश हैं, बहुत से ऐसे ट्रांसपोर्टर्स हैं जिन्होंने किराए कम कर दिए हैं। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है कौन सी अशिया महंगी हैं और कौन सी अशिया सस्ती हो गई हैं, इस रिपोर्ट में देखिए।
पेट्रोल की कीमत में इजाफे से मुसाफिर वैन्स और बसेस के किराए बढ़ जाते हैं। ट्रेन और एयर टिकट समेत माल गाड़ियों के किरायों में भी इजाफे से अशियाई खोरोनोश की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। लेकिन उमूमन पेट्रोल की कीमत में कमी के बावजूद इन जरूरी अशिया की कीमतों में कमी नहीं देखी जाती। लेकिन इस बार पेट्रोल की फी लीटर कीमत में रिकॉर्ड 40 रुपए की कमी से किरायों, अशियाई खोरोनोश की कीमतों और टिकट्स में मामूली कमी देखी जा रही है। मुल्क भर के ट्रांसपोर्टर्स ने भी बसों की किरायों में 5 से 8% तक कमी कर दी है, जबकि शहरों में रवां पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने भी अपने किरायों में 10% तक कमी की है। इसी तरह सब्जियों की कीमत में भी कमी होने लगी है। आलू, प्याज, गोभी और टमाटर की कीमतों में 10 रुपए फी किलो, टींडे 30 रुपए, शिमला मिर्च 20 रुपए, जबकि करेले की कीमतों में 30 रुपए कमी हुई है। फलों की कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। सेब 293 रुपए फी किलो, केला 145 रुपए फी दर्जन, जबकि आड़ू की कीमत कम होकर 370 रुपए फी किलो हो गई है। जबकि अंगूर 160 रुपए फी किलो, अमरूद 190 रुपए और जापानी फल 165 रुपए फी किलो का हो गया है। चिकन की कीमत में 25 रुपए फी किलो कमी हुई है, लेकिन दालों और चावल की कीमतों में कमी नहीं हुई। ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि उनकी गाड़ियां डीजल से चलती हैं। डीजल की कीमत में 15 रुपए कमी हुई है। पेट्रोल की कीमत में कमी से एयरलाइन टिकट और ट्रेन की टिकटों में भी ताहाल कोई कमी नहीं की गई। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत जखीरा अंदोजों और मनमाने रेट्स वसूल करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करे, ताकि पेट्रोल की कीमत में कमी का फायदा आम आदमी को भी पहुंच सके। ले जी, ये तो रही सूरत हाल इकॉनमी की। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। कैसी तैयारियां हैं नवाज शरीफ राब्ता मुनक़ता हो गया है, वो शायद तैयारियों में मसरूफ हैं। पूरी आज जो लीगी क़यादत है ना, अच्छा लीगी क़यादत के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान बन चुका है। वजह यह है कि इम्तिहान इसलिए बन चुका है कि वर्कर्स को घरों से लेकर आना जितना प्रेशर है, ये भी कहा गया है कि जो लोग, जो उम्मीदवार अपने अपने हलकों से बड़ी तादाद में लोगों को नहीं निकाल सकेंगे ना, उनको टिकट भी नहीं मिलेगा। नूरुल हसन तनवीर साहब एक दफ़ा फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। चौधरी साहब, कल मियाँ साहब आ रहे हैं, बड़े बड़े इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं, ये बताइएगा आपके हलके से आप लोगों की तैयारी कैसी है? लगता है आपको जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है इतनी बड़ी तादाद में अवाम निकलेगी नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए? निकलेगी और इंशाअल्लाह ताला जो मैं अर्ज करता हूँ, बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खां के जो अजला हैं, ये तीनों अजला एक बहावलपुर डिवीजन कहलाती है। इसमें 31 सीट्स हैं प्रोविंशियल असेंबली की, और उसमें और फिर दूसरी बाई जिसमें जो मुस्लिम लीग को मुनज़्ज़म किया था उनकी नुमाइंदगी है। और वो जो कह रहे हैं लोग, वो बदखा और वो दुश्मन जो सियासी होता है वो आपको कहता है कि जी नहीं निकल रहे लोग और ऐसे हो गया और ऐसे हो गया। अल्लाह जानता है, अल्लाह गवाह है कि अगर हमारे पास वसाइल बेपनाह हो तो हम बहुत सारे लोग जो है ना वो आने के लिए, कसीर बड़ी तादाद जो है आने के लिए तैयार है। और बात ये नहीं है, बात ये है कि एक ऐसा लीडर जिसके माजी जो है इस बात का गवाह है कि उसने पाकिस्तान को हमेशा जो है वो सरबुलंदी दिलाई है मुख्तलिफ मकामात में। एक अपना चौधरी साहब, माजी तो गवाह है, लेकिन माजी करीब पीडीएम का भी गवाह है। उसमें भी नवाज शरीफ साहब के भाई ही थे, सदर नून लीग शहबाज शरीफ ही पीएम थे। उसको हर दफा भूल जाते हैं। सर, जो सुई है ना, वो किसी प्रोग्राम में भी आपने ऐसे ही किया और अब भी आपने ऐसे ही किया। चौधरी साहब, सवाल किया मैंने, क्या किया इसके बारे में हम आप उनको क्यों नहीं लेते, उनके 5 साल दौर को क्यों नहीं लेते? चौधरी साहब, वो माजी दूर, माजी बैद की बात है, माजी करीब की बात क्यों नहीं करते? मियां शहबाज शरीफ साहब को ऑन नहीं करते सर? माजी करीब में इमरान खान को क्यों नहीं लेते आप? इमरान सर लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं सर। जब पीटीआई का कोई शख्स होता है तो उससे बात की जाती है। आपसे हम पीएमएलएन की बात करेंगे ना। वहाँ बैठ के एंकर बनो और इस तरह से इतराज करो जैसे होने का है। आपके पिछले प्रोग्राम में भी आपने इंसिस्ट किया। चौधरी साहब, आप हमें एंकर बनना ना सिखाएं। चौधरी साहब, आप हमें ये भाषण ना दें, हमें जवाब दे दें। यही मसला है, आप लोग सर जातियात पे आ जाते हैं। आप अवामी नुमाइंदे हैं ना सर, आप बात करें, आप जवाब दें सर। बजाय इसके कि टाइम करते हैं, मेरे तो ख्याल में आपको एंकर नहीं होना चाहिए, पीटीआई का झंडा उठाओ और जाओ। सर आप अवामी नुमाइंदे हैं, हमने सवाल किया आपसे। दिस इज वेरी अनफेयर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू लाइक दिस।
चौधरी साहब आप प्लीज बात सुन लीजिए। अगर आपने जवाब नहीं देना उस बात का तो आप कह सकते हैं कि मैं इस बात का जवाब नहीं दूंगा, या हम शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस को ऑन नहीं करते हैं, या तो आप कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ ने सारे फैसले खुद किए हैं, नवाज शरीफ से पूछ के नहीं किए हैं। आप हम पर पर्सनल अटैक ना करें कि वी शुडंट बी द एंकर्स। सर दिस इज रियली अनफेयर, सर दिस इज रियली अनफेयर। अनफॉर्चुनेटली अगर आप हमारी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तो इट्स अप टू यू। उसका सवाल का जवाब था कि लोग नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने आ रहे हैं या नहीं आ रहे। उनका सवाल का जो वो था ही नहीं, जो वो आगे से इंटरप्ट करके बात कर रहे हैं। चौधरी साहब इसको बात करने की तमीज नहीं है इसको। सर आप तमीज ना सिखाएं, आपको जितनी तमीज है ना चौधरी साहब, आप तमीज ना सिखाएं। चौधरी साहब आपको शायद मेरे ख्याल से आप टीवी चैनल से अभी नए नए आना शुरू हुए, इसलिए आपको डेकोरम का पता नहीं है। थोड़ी तमीज सीख लें, जरा हल्के के लोगों पे जाएं, थोड़ा उठे बैठे, फिर शायद आप उसके बाद आइएगा टीवी पे। नहीं सर आप चौधरी साहब ये तरीका नहीं है सर, दिस इज नॉट द वे। चौधरी साहब दिस इज नॉट द वे सर, दिस इज नॉट द वे। आपने मुझसे सवाल करते हैं सर, आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले कि आपको तमीज नहीं है? मैं आपको जवाब दे रहा हूं। चौधरी साहब मुझे ये बता दें सर, बारी बारी बात करते हैं, आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले आपको तमीज नहीं है सर? दिस इज नॉट द वे। आप हमारे मेहमान हैं, मौजूद हैं, हमारा काम है आपसे सवाल करना, आप इजी होकर जवाब दें। अगर आपकी गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर चुकी है, हम पे तो गुस्सा ना निकालें। 100% तैयार हूं, आप इंसिस्ट ना करें, आप सवाल करें ना। सर सवाल ही किया मैंने। सर सवाल बता दें, फिर नवाज शरीफ की वापसी के दोबारा सवाल करें, दोबारा सवाल करें। सर सवाल मैं आपसे करता हूँ, सवाल मैं आपसे करता हूँ, मुझे ये चौधरी साहब मैं आपसे यही सवाल किया है, ये सवाल में गलत क्या? मैंने ये सवाल किया है, आप माजी बईद की बात कर रहे हैं, क्या जो मियां साहब की शहबाज शरीफ साहब जो कि सदर PMLN हैं, नवाज शरीफ साहब के भाई हैं, क्या उनकी 16 माह की गवर्नमेंट को आप लोग ऑन नहीं करते सर? क्या आप ये नहीं आप उसको हम सब ऑन करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया? क्या इमरान खान कंटिन्यूसली नहीं कह रहा था कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता जो है वो डिफॉल्ट हो जाएगा? क्या इमरान खान नहीं कह रहा था खुदा न खास्ता पाकिस्तान 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा? क्या ये कारनामा एक शहबाज शरीफ का कम है कि उसने अपनी सियासत की परवाह नहीं की? और आपके सामने है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि वापस आनी शुरू है, कीमतें वापस आनी शुरू हो गई हैं, डॉलर जो है वापस आना शुरू हो गया है, पेट्रोल की कीमतें, पेट्रोलियम मसनूआत वापस आने शुरू हो गई है। सर ये सब कुछ निगरान सेटअप में हुआ है। सर ये सब कुछ निगरान सेटअप में हुआ है। चौधरी साहब ये सब कुछ शहबाज शरीफ के टाइम पर नहीं हुआ। आपकी बात दुरुस्त है कि जो खतरात थे डिफॉल्ट होने के, शहबाज शरीफ को ये क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है कि डिफॉल्ट नहीं हुआ। दिस इज रियली नाइस। लेकिन सर ऑन दी अदर हैंड आप ये देखिए कि जैसे ही ये आई है 11 PDM की 11 जमातें मिलकर हुकूमत कर रही हैं, ठीक है सर, आगे सर बात तो सुन लें सर, सवाल सुनेंगे तो आप जवाब दे सकेंगे। क्या आपने नैब कवानीन में तरमीम नहीं की अपने केसेस खत्म करवाने के लिए? सर ये भी बता दें, क्या अभी झूठे मुकदमात कायम किए गए थे, नहीं होने चाहिए, जो पाकिस्तान की तरक्की को रोका गया है, झूठे मुकदमात कायम करके क्या आप नायब को गलत इस्तेमाल करेंगे? इमरान खान ने क्या किया अपने 4 साल में? अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए, अपने मुखालिफिन के लिए झूठे मुकदमात कायम किए। क्या मियां नवाज शरीफ जो आज आ रहे हैं इनके ऊपर आपने झूठा कामा बना के? चौधरी साहब चले उस डिबेट में नहीं जाते हैं सर, उस डिबेट में अगर नहीं जाते हैं सर, इसमें तो कोई शक नहीं, जो डॉलर नीचे आने की आप बात करें हालात की, सर आर्मी चीफ खुद एक्शन में आए हैं, जितने ये आपके मनी एक्सचेंज वाले थे क्रैकडाउन किया है, और उसकी वजह से सर डॉलर नीचे है। इसमें किसी शहबाज साहब की गवर्नमेंट का ना ये, बल्कि इस जो मौजूदा इंटरिम सेटअप है उसका भी कोई सर खास किरदार नहीं है। चौधरी साहब दोबारा अपने सेगमेंट की तरफ आते हैं। आप सर आप मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? बता दें सर। आपका सवाल हमारा, जवाब आपका, जो आप जवाब देना चाहते हैं। आपका सवाल है नहीं, आपका जवाब ही जवाब है। चौधरी साहब इस तरह ना करें सर, देखिए इतना हम अच्छे जवाब भी मैं आपकी मर्जी से दूं। मैंने तो ये नहीं कहा सर। चौधरी साहब इतने गुस्से में क्यों है? मैंने एक सिंपल हमने सवाल किया है। मैं गुस्से में हूँ कि आपको पता नहीं है, सवाल का जवाब देके अगले बंदे को हक दिया जाए कि वो अपना मासूम। सर प्लेटफॉर्म आप बोलें सर, आपकी पूरी बात सुनिए सर, आपके पास टाइम है। मेरी बात सुने। आप गुज़िश्ता 3 प्रोग्रामों में PTI की चमचागिरी कर रहे हैं। चौधरी साहब ये अपने अल्फाज आप देखें, चौधरी साहब अपने अल्फाज आप देखें, आप किस तरह की बात करें? चमचागिरी सर, ये कोई आपकी हल्के की कैंपेन का सर कोई जलसा नहीं है। आप एक टॉक शो में बैठे हैं चौधरी साहब, आप सर एक टॉक शो में बैठे हैं, एक मॉर्निंग शो में बैठे हैं, अपने अल्फाज तो देखें सर।
आप घर पे नहीं बैठे सर, अपने सर, अल्फाज ये आप देखें, ये इलेक्शन चमचागिरी कैंपेन ये नहीं क्या हो रही है। अल्फाज हैं ये आपके? इलेक्शन कैंपेन नहीं है ये एक आप जो है हर चौधरी बात साहब में सर गुस्सा जो है- सबसे पहले नवाज शरीफ पर आते हैं। सर नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से बताएं। ठीक है, आप ठंड सुबह सुबह आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? किस तरह से इस्तकबाल किया इसलिए जाएगा? कर रहे थे, कितने इसलिए लोगों को चौधरी इकट्ठा साहब, मैं करेंगे सर आप? आपसे चौधरी साहब लास्ट रिक्वेस्ट है। मैं बिल्कुल नहीं गुस्सा करता। अच्छा। मैं आपके प्रोड्यूसर चौधरी साहब यार ये भाई ज्यादती करता है यार, बात करके बात नहीं सर, कोई चौधरी ज्यादती साहब, वाली बात नहीं है। चौधरी साहब चौधरी इजी साहब, वाले। चौधरी चौधरी साहब कोई जूस पिए सर। चौधरी साहब कोई पानी का गिलास अगर आपके चौधरी साहब को नॉर्मल करे भाई। अगर आपकी फैमिली इस टाइम प्रोग्राम देख रही है तो प्लीज मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, चौधरी साहब को कोई जूस या कोई पानी का गिलास दें, जरा फ्रेश हो। सर सुबह अभी तो आपने पूरा दिन गुजारना है। नॉर्मल पर्सन, ऐसी कोई बात नहीं है। चौधरी अच्छा साहब, चौधरी चौधरी साहब हम normal खुद हो जूस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। चौधरी साहब, सवाल करें, चौधरी साहब हम खुद चीफ के ऊपर सवाल करें ना। चौधरी साहब सवाल हमने जिसमें मर्जी करना है, ये हमारी मर्जी है, जवाब आपने देना है। आप माशाल्लाह बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं। अच्छा मेरी बात सुनिए, आपको इंशाल्लाह जूस पिलाते हैं, ठंडा सा जूस मैं अपनी टीम से कहूंगा जो आपके इलाके की है, हमारी तरफ से स्पेशल कोई ठीक है, ठंडा ठीक, जूस, ठीक कोई है, लस्सी ठीक। जिससे आपका मूड थोड़ा बेहतर हो। अच्छा अब ये बता दें सर, मेरा मूड सही है, मेरा मूड आपके सवाल ने खराब किया है। आपने तीसरी दफा मेरे साथ ऐसे किया। चौधरी साहब, प्रोग्राम चौधरी में। साहब, आपका मूड बसर फ्रेश दे- सर, करते हैं। चौधरी साहब बसर एहतराम, हमने तो सर बड़े डिसेंट वे में सवाल किया, आप कभी हमें चमचागिर कह देते हैं, कभी आप कह देते हैं कि हम पता नहीं क्या है। अच्छा इस अभी तरह ना तो करें। आपने सवाल किया नवाज शरीफ का, मैंने आपको जवाब दिया नवाज शरीफ का। अब मैंने उनके इकबाल की, आप फौरन आ गए महंगाई के ऊपर। और नहीं, तो ना है सर जब चौधरी आशीष साहब, ने- नहीं महंगाई में ना है अब आपके आपने साथ। तीनों प्रोग्राम निकाल के देखे, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मैं माजरत चाहूंगा। और फिर चौधरी मैंने साहब- अपने प्रोग्राम प्रोड्यूसर से पूछे जो मुझे कॉल करते हैं, मैंने उनसे कहा कि यार वो लड़के को बच्चे को कहो कि ऐसे ना किया करे, ऐसे नहीं करते। एक दफा ठीक है, आप 2 दफा 3 दफा नहीं प्रोग्राम में कर सकते। इसका चौधरी मतलब साहब, ये आप हुआ हमारे चलिए, लिए ये तो बड़े आपने- मौजूद मेहमान हैं। अच्छा है, आपने आपका अपना जो लोगों को दिल में उठा के आपका उनको- गिला था आपने हमसे कर लिया। हम ऑन एयर हम आपको कहते हैं, हम आपके बच्चों की तरह है। वी रियली वांट कि आप सुबह सुबह एक ठीक है। अच्छा दिन गुजारें। अभी तो आपने नवाज शरीफ की तैयारियों में अपना पूरा हिस्सा डालना है। अगर आप मैं- फ्रेश रहेंगे तो ही आप भरपूर तरीके से अच्छा उनका ये बताएं इस्तेमाल चौधरी साहब, करेंगे अब ना। लाहौर आ रहे हैं, लाहौर आ रहे हैं जलसे में? जी बिल्कुल लाहौर आ रहे हैं। बस आपने आना है ना, भरपूर तरीके से आ रहे आपसे हैं। हमने मैं स्पेशल करता मुलाकात करनी है, आपके साथ बैठ के खाना खाना है, आपके साथ एक आप- सेशन रखना है। ऐसे ऐसे अब आपको नाराज आपने नहीं जो है ना करना। ये बात बहुत आगे निकल गई, अब आपके साथ खाने अब की आपने टेबल पे ही लाहौर बात में होगी। हमारे मेहमान बनना है। चलें ठीक है, इंशाल्लाह और सर। मैं अर्ज ये करूं कि भी मियां नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के मोशन लीडर हैं। उन्होंने पाकिस्तान को एटमी धमाके करके इस्तेकाम बख्शा। उन्होंने पाकिस्तान में स्कूल, कॉलेजेस, एयरपोर्ट्स और जनाब पाकिस्तान को रोशन किया। उन्होंने पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा किया। Absolutely. वो एक मोहसन शख्स है। पूरी कौम को जो ये मैसेज आना चाहिए कि जी। हम जो है एहसान फरामोश कौम नहीं है, हम एहसान मानने वाले हैं। और नवाज शरीफ ने हमारे अगर बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान की खिदमत की है तो हम दिलो जान से उनका इस्तकबाल करेंगे और हम उनके लिए जो है वो अपना दिल और आंखें जो है वो बिछाएंगे, ठीक है, सिर्फ चौधरी- इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान चौधरी को साहब- इस्तेकाम बख्शा, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। Very इस वक्त nice. भी उनकी सर, याद काम इसलिए कर आई रहे हैं, है। काम अल्लाह कर करे रहे हैं। दोबारा भी इतने उनको घूमते मौका हैं। मिले तो इसी तरह काम काम करें। करते बहुत रहें, शुक्रिया। और exactly. शहबाज शरीफ साहब को भी उनसे कुछ सीखने के अल्लाह तौफीक दे। शुक्रिया आपका चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब। सियासतदानों में सियासी गर्मा गर्मी जो है ना, अक्सर पॉलिटिशियंस हमारे जरा गर्मी खा जाते लेकिन हैं। नहीं, अब तो नॉर्मल हो के गए हैं वो चौधरी साहब। और वो ठीक है, उन्होंने लाइफ अपने का हुस्न है, वो हो ये जाता है उन्होंने ऐसे अपनी सीन पे। पार्टी को डिफेंड तो करना था और बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़े सीजन पॉलिटिशियंस हैं। नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो जी मैच की बात करते हैं। आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो है वो मैच होने जा रहा है और आपको पता है कि ये बड़ा एक हाई वोल्टेज टाकरा होगा जो हमारी बुरे तरीके से शिकस्त हुई है। और क्रिकेट की बात क्रिकेट की करने बात के लिए जब करते हमाद- हैं ना तो जी जी ऐसे लगता है हार्ट बीट तेज हो आपकी जाती है, heart beat दिलों को को- थाम लेते हैं। हमाद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। उनको खुशामदीद कहते हैं। हमाद, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। ये जो वजाहत जिस तरह अपने दिल की धड़कनें थाम कर बैठे हैं, अभी तो मैं मैच नहीं, पूरी नेशन आज अभी के तो मैच स्टार्ट को भी नहीं हुआ लेकर मैच, क्या स्टार्ट नहीं expectations हुआ, हैं? लेकिन एक्सपेक्टेशन हमाद साहब से पूछते हैं इनको क्या लगता है। हमें तो बड़ा डामाडोल सी हालत लग रही। हमाद साहब प्लीज। थैंक यू वेरी मच जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दिल थाम के बैठना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान ऐसी टीम है कि वो कहते हैं ना, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। द मोस्ट
अनप्रेडिक्टेबल टीम इन द वर्ल्ड कि ऑन द डे दे कैन बीट एनी टीम, लेकिन ऑन द अदर डे वो किसी भी टीम से हार भी जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी पाकिस्तान टीम का वो है, वहाँ लैक कर रही है पाकिस्तान। लेकिन इन दोनों टीमों का अगर कंपैरिजन किया जाए, लास्ट 4 मैचेस देखे जाएं तो दोनों ने उसमें से 2-2 मैचेस जीते हैं और बाकी 3 में शिकस्त हुई है दोनों टीम को। लेकिन वर्ल्ड कप में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अब तक कुल वर्ल्ड कप में 10 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें से 6 ऑस्ट्रेलिया ने और 4 पाकिस्तान। और उनमें से अगर थोड़ा और आप इसको जॉट डाउन कर लें, आखिरी 5 मैच हमाद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो मैच होने जा रहा है, हमाद साहब अगर आपको आवाज़ आ रही है तो प्रेडिक्ट करें क्या होगा आज के मैच में, पाकिस्तान जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया? कंडीशंस के साथ क्या नज़र आ रहा है? कंडीशंस देखें, बैटिंग फ्रेंडली है और इसमें छोटी बाउंड्री है, रन फेस्ट कहा जा रहा है। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दोनों देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स को एज है ओवर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान, अगर नसीम शाह पाकिस्तान के बॉलिंग लाइनअप में होते तो हम कहते हैं कि हमारी वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है। एक तो नसीम शाह हमारा और दूसरा शाहीन शाह अफरीदी की वो फॉर्म नहीं है, वो पेस नहीं है, पेस काफ़ी नीचे आई हुई है और वो ज़्यादातर नया बॉल जब करते हैं तो फुल लेंथ बॉल करते हैं और उसमें कोशिश होती है कि राइट हैंडेड बैट्समैन को इन स्विंग किया जाए और ट्रैप करें या क्लीन बोल्ड करें इन फ्रंट ऑफ द विकेट। उसके लिए उन्हें पेस चाहिए होती है, लेकिन इस वक्त उनकी पेस नीचे आई हुई है। एक तो ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल है और दूसरा अगर स्पिनर्स देखे जाएं, ऑस्ट्रेलिया के एडम जाम्पा जो हैं राइट आर्म लेग स्पिनर, वो भी पहले मैच में एक्सपेंसिव थे, लेकिन लास्ट मैच में अगेंस्ट श्रीलंका उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। जो मैच ऑस्ट्रेलिया एक मैच जीता है 3 में से, तो उसमें एडम जाम्पा की आप बॉलिंग देखें और श्रीलंका ने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन आखिरी 9 विकेटें ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 52 रन पे हासिल की। और इसी तरह अगर हम पाकिस्तान का मैच देखते हैं अगेंस्ट इंडिया, तो पाकिस्तान की आखिरी 8 विकेटें 36 रन पे। तो टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है, मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर जो है हमारा नहीं क्लिक कर रहा, और उसके साथ साथ हमारे स्पिनर्स बड़े आउट ऑफ फॉर्म है। अगर इंडियन कंडीशन में, सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में आपके स्पिनर्स नहीं क्लिक करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मैं अगर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की बात करूं तो ग्लेन मैक्सवेल है उनके ऑलराउंडर, उनका पाकिस्तान के अगेंस्ट रिकॉर्ड इतना जबरदस्त है कि 16 इनिंग्स में वो एक भी मरतबा आउट नहीं हुए। ओवरऑल उनकी अगर एवरेज देख मतलब इस बार कोई रिकॉर्ड टूटेगा, लेकिन मुझे डर ये है जिस तरह आप बता रहे हैं कि हमारे टॉप ऑर्डर के अलावा बाकी कोई परफॉर्म तो कर नहीं रहा, करें क्या? फिर हम लेके किसको जाएं? अमाद वसीम को हम यहीं पे छोड़ गए, इतना अच्छा आपका ऑलराउंडर था, आपने उसको यहीं पर रहने दिया। खैर एनीवेज, ये कैप्टन के अंदर आता है। शादाब हमारे फॉर्म में नहीं है, फ़खर हमारे फॉर्म में नहीं है, शाहीन पिछले मैच में कुछ फॉर्म में हमें नज़र आए, उससे पहले वो भी आउट ऑफ फॉर्म थे, बाबर उससे पहले आउट ऑफ फॉर्म थे, लास्ट मैच में फिर उन्होंने 50 रन बना लिए। तो फिर हम इतनी अनफिट और आउट ऑफ फॉर्म जो सारी टीम है वो हम वर्ल्ड कप के लिए गए क्यों, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। देखिए, क्रिटिसिज्म आपने बिल्कुल सही कहा कि सिलेक्शन में इतराज है लोगों को, जिन लोगों को टीम में होना चाहिए था वो नहीं है और जिनको नहीं होना था वो टीम के अंदर है। जी जी। और इसी वजह से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। और जहां तक आपने बात की कि करें क्या, तो पाकिस्तान की बड़ी एक अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। दे शुड प्ले अ फियरलेस क्रिकेट विद अ मेथड बिहाइंड इट। मतलब ये नहीं है कि आप जाएं और बज़र्क हो जाएं और फिर दोबारा। 2 प्लेयर्स को आप रोल दे सकते हैं और पाकिस्तान को बड़ा अच्छा यूटिलाइज करने के लिए सेक्रीफाइस भी। लेकिन हमाद साहब अब ये बताएं कि जिस तरह हमने लास्ट मैच में देखा पाकिस्तान इंडिया के, इतना ज़्यादा हमारी बजाय बड़ी अपोलोजेटिक सी टोन थी, एग्रेसिव होने की बजाय हम बड़ा डिफेंसिव होकर खेल रहे थे। इस मैच में आपको क्या लगता है? वो तो पाकिस्तान इंडिया का मैच था, शायद इसलिए एक नफ्स का मामला होता है। अब स्ट्रेटजी ग्राउंड में हमारी टीम की क्या होनी चाहिए है, किस मूड के साथ हमें उतरना चाहिए है और कैप्टन को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? वरना इससे पहले तो हमें कैप्टनसी को लेकर इतने लूप होल्स नजर आए हैं बाबर आजम की। देखिए, अभी वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ, अभी सिर्फ 3 मैचेस हैं और हमने कोई सवाए इंडिया के मैच के बाकी 2 मैचेस जीते हमने, तो पॉइंट्स टेबल पे भी हमारी कोई इतनी बुरी पोजीशन नहीं है, 4थे नंबर पे है, हमारे बाद इंग्लैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो पाकिस्तान 1 by 1 लेकर चले। लास्ट मैच पाकिस्तान का अगेंस्ट इंडिया था ऑन 14, तो 6 दिन का गैप है। इस 6 दिन में जैसा मिकी आर्थर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि जी आपके स्पिनर सही जगह बॉल नहीं कर रहे, तो उनके क्या आपने उनके साथ वर्किंग की अभी? तो उन्होंने कहा मैं यहाँ पे तो नहीं रिवील करूंगा, लेकिन हम उनके साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अभी ये खबर आ रही है, पता नहीं ये एग्जैक्ट सही है कि नहीं, कि शादाब खान को आज रेस्ट कराया जा रहा है, उनकी जगह उसामा मीर को आएंगे। जी हाँ, शादाब खान नो डाउट हैं तो बहुत अच्छे ऑलराउंडर, लेकिन इस वक्त करंट फॉर्म अगर देखी जाए उनकी बैट से भी और विद
as well. दोनों जगह स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके लिए बेहतर है, उनके अपने लिए बेहतर है कि उनको रेस्ट करवा दिया जाए और थोड़ा सा खुद सोचें, नेट पे खुद जाके बॉल करते रहें अपनी टीम के साथ। हसन अली को भी हम ले तो आए हैं, लेकिन वो भी ही इज नॉट इन फुल फॉर्म। बहुत ब्रेक के बाद खुशामदीद। अभी आपको बताते हैं कि एक ऐसा मेहमान जो हमारे साथ आज मौजूद है, जिसने जो स्कूल के बच्चे हैं, जिनकी जो ड्राइवर्स हैं, उनके लिए एक ऐसा रोबोट तैयार कर दिया। अच्छा, स्कूल जाने की इसकी खुद उम्र है और ये स्कूल गोइंग किड इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ खेल रहा है और ऐसी चीज़ें बना रहा है जो कि आपको अलर्ट कर देता है, एक्सीडेंट होने से बचाता है, और इसकी तो पूरे पाकिस्तान को बड़ा इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। अच्छा, इसी यंग टैलेंट की हम बात कर रहे थे। अगर बाहर किसी ममालिक में इस तरह से ऐसा यंग टैलेंट कोई ऐसी चीज़ कोई दरियाफ्त कर दे या तैयार कर दे, उसको पूरी दुनिया में ऐसे अप्रिशिएट किया जाता है, हाथ लिया जाता है, एप्रिसिएशन की जाती जाती है। लेकिन हमारे यहाँ तो उल्टी गंगा है ना। हाँ, हमारे यहाँ तो जो बेचारा कोई टैलेंट को दिखा भी दे, इस कदर हम उसको बेचारे को उसके टैलेंट की पामाली करते हैं कि वो बेचारे बाहर के मुल्क जाते हैं, फिर हम मिसालें देते हैं। तो जनाब, ऐसा ही यंग टैलेंट, छोटा नन्हा बच्चा मूसा काशिफ हमारे साथ मौजूद है। मूसा, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। मूसा की एज सिर्फ 12 साल है। वही मैं कह रहा हूँ, मूसा इतनी छोटी उम्र में पूरा रोबोट आपने तैयार कर लिया है। ये आइडिया कहाँ से आया आपके माइंड में और कितना टाइम लगा इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने में? तो पहले तो जो कोबॉट लैब, जब हमारे स्कूल में एक फंक्शन हुआ था जिसमें एक कोबॉट लैब का हमें सर ने बताया था, जिसके अंदर रोबोटिक्स हमें करवाई जाती है। मुझे हमेशा से रोबोटिक्स का शौक था, साइंटिस्ट बनने का। अच्छा। तो मैं उसके तो जब मैं उसके अंदर मैंने दाखिला लिया था। उसके बाद वहाँ पे मैं हैरान कौन रह गया कि हमें इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा समझा के बहुत अच्छे रोबोट्स बनाए जा रहे हैं। हम आराम से, हमने खुद कोडिंग की थी रोबोट की। तो हमने एक ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस रोबोट भी बनाया था, जिनमें काफ़ी रोबोट में से एक ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस रोबोट था, जो अगर सामने जा रही हो, उसके सामने अगर कोई ऑब्स्टिकल आया तो वो रुक जाएगा, पीछे जाएगा और साइड पे आगे और लेफ्ट राइट दोनों साइड पे वो देखेगा, और जहाँ पे उसे ज़्यादा डिस्टेंस नज़र आएगा वो वहाँ पे चल जाएगा। ये लाइफ सेविंग इन्वेंशंस थी। और हमने और भी काफ़ी इन्वेंशंस बनाई हैं, जैसे लाइन फॉलोइंग रोबोट, जो एक लाइन को फॉलो करेगा जो हम लाइन देंगे, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस रोबोट, एज डिटेक्शन रोबोट जो एज से नहीं गिरेगा और मतलब सेफ्टी के लिए। और हमारे पास और मतलब भी काफ़ी आपने पूरे रोबोट्स की एक लाइन गिनवा दी है, लेकिन स्पेसिफिकली जिसके लिए आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है कि आप जो रोबोट तैयार किया है वो ऐसा होगा कि ड्राइवर जो है उसको पहले से अलर्ट कर देगा अगर कोई खुदा न खास्ता कोई उसको सामने ऐसी कोई चीज़ या वो ख़तरा महसूस करे। इसके बारे में बताइए, और इसको तैयारी में कितना टाइम लगा, क्या ये एक्सपेंसिव है, किस तरह से इसको जो है वो ड्राइवर्स अपनी गाड़ी में एडजस्ट कर सकते हैं? अच्छा, हमने एक बनाया था रोबोट जिसका नाम था ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस रोबोट। जैसे मैंने बताया है, वो किसी भी ऑब्स्टिकल को रुक जाता था और ड्राइवर को अलर्ट था कि सामने एक चीज़ है। अब आपकी मर्जी है, या तो आप बजर से कनेक्ट करें या तो वो ऑटोमेटिकली खुद रुक के कंट्रोल करे। और ये हमें कोर्स, हमारा ड्यूरेशन जो इस प्रोजेक्ट की थी वो तकरीबन 2 वीक्स थी, जिसमें हमने इसको पूरा मास्टर कर लिया था। तो और इसको कॉस्ट करने के लिए हमें किट लगी थी, जो किट हमारे सर ने हमें प्रोवाइड की थी बना के, जो 10,000 के करीब थी इसकी प्राइस। अच्छा मूसा, ये बताएं कि आपने ये सारा रोबोट जो तैयार किया है, आपकी टीम थी पूरी या आपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये तैयार किया है? और दूसरा ये भी बताएं कि इसकी तैयारी के बाद स्कूल की जानिब से, पेरेंट्स की जानिब से किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? जो तैयारी के हमारे ग्रुप्स बनाए गए थे 3-3 बच्चों के, जो रोबोट की कोडिंग है, असेंबलिंग, वो सारी हमने खुद की थी। और ये तकरीबन हमें हमारे पूरे सारों के माँ बाप जो हैं, फैमिली मेम्बर्स, सारे बहुत खुश थे कि हम इतनी छोटी उम्र में भी इतने बड़े बड़े काम अचीव कर पाए हैं। तो मैं सर उसामा साहब को भी थैंक यू करना चाहता हूँ, सुपीरियर ग्रामर स्कूल और कोबॉट को भी, कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस एज में रोबोट्स बना पाया। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा मूसा, ये बताइए कि एक्यूरेसी क्या है इस रोबोट की, और फिर उसके बाद टेस्ट वगैरह ज़ाहिर किया होगा, बैटरी से चलता है, इलेक्ट्रिक है, इसको चार्ज करना पड़ता है क्या, और क्या ये मार्केट में अवेलेबल होगा इफ़ समबडी वांट्स टू बाय?
तो सबसे पहले ये सेल से चलता है, हमने इसे इलेक्ट्रिक पावर दी है। अब आप बैटरी ये से लगा दें, हमने सेल यूज़ किए थे। और जो मार्केट वाला सवाल ये होता है, मार्केट में भी काफ़ी हो सकते हैं। वैसे जो हमें करवाया गया था वो एक किट थी जिसको हमने फुल असेंबल की थी। सर उसामा के भी फेसबुक पे लेसन्स आ रहे हैं, आप उनको भी फॉलो करके रोबोट बना सकते हैं। ऑलराइट, और अच्छा। एक्यूरेसी इसकी 100% है? यस, इसकी एक्यूरेसी जो है वो ये रोबोट है जो कि, और रोबोट्स ह्यूमंस मिस्टेक कर सकते हैं लेकिन रोबोट इतनी मिस्टेक नहीं कर सकता। इसकी एक्यूरेसी तकरीबन 100% है और ये मिस्टेक नहीं करने वाला। ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है कि ड्राइवर्स वगैरह की जान बचाने के लिए, तो इसकी एक्यूरेसी हमने 100 ही रखी है। Accuracy अच्छा rate मूसा, 100%, रोबोट के वाह। बारे में तो आपने बताया है, अब ज़रा कुछ अपने बारे में भी बताएं। इन फ्यूचर में क्या करने का इरादा है आपका? मज़ीद रोबोट्स तैयार करेंगे? एजुकेशन क्या हासिल करना चाहते हैं? किस फील्ड में जाना चाहते हैं और आप? सारे फ्रेंड्स रोबोट ही हैं या इंसान भी हैं आपके फ्रेंड्स? दोनों। दोनों। अच्छा, तो ये तो बड़े होके भी मैंने साइंटिस्ट ही बनना है और मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेंशन सोचे भी हुए हैं, जैसे टॉकिंग रोबोट और जैसे सूट्स जो होते हैं आयरन मैन टाइप ऑफ सूट, जो हमारी आवाम के लिए भी। ये और ऐसे टॉकिंग रोबोट जो है ना, ये ज्यादती है। वैसे आप क्या चाहते हैं, हमारी जगह कोई रोबोट आपका इंटरव्यू कर रहा हो? है, ये तो आपने जैसे- हमारे प्रोग्राम में आके बता रहे हैं आपके टॉकिंग रोबोट हमारी नौकरियां आपने खतरे में डाल दी। नहीं, जैसे घर में कभी दादी जान मेरी थी, वो फौत हो गई हैं फिलहाल, तो लेकिन वो अल्लाह उन्हें जन्नत में आमीन, जगह आमीन, अता करें, आमीन। आमीन। वो उनके लिए मैं रोबोट मैंने सोचा था बनाने के लिए, कि क्योंकि मम्मा दादा तो कुकिंग में लगी रहती थी, बाबा जॉब पे, हम लोग स्कूल पे, तो दादियान के पास कम टाइम को स्पेंड करता था और इस वजह से मैंने ये रोबोट बना था। How जैसे sweet. पूरी अच्छा, family आई एम को- अमेज्ड कि इस बच्चे का विजन चेक करें और अभी से How सोच इस sweet. बच्चे की देखें कि माशाल्लाह। ऐसे नहीं हम कहते कि पाकिस्तान की मिट्टी ही बहुत जरखेज है, टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट की कदर करने वाले होने चाहिए। तो हमारे मुल्क के अंदर ऐसे बेशुमार बच्चे हैं मूसा My जैसे। God, मूसा- मूसा बहुत शुक्रिया आपका। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। जितने मतलब इसे कहना चाहिए ना, छोटा मासूम सा दिल है, दादी जान के लिए रोबोट बनाना था, मतलब क्या क्या सोच है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। और आप जैसा जो टैलेंट होता है वो पाकिस्तान में रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को अभी ज़रूरत है ऐसे होनहार और जीनियस की। ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं। वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशआमदीद कहते हैं। और जो सेगमेंट अभी हम करने जा रहे हैं, आपको पता है डेली हमारा हेल्थ का सेगमेंट तो होता है। हेल्थ में ब्यूटिफिकेशन एंड आर्ट एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है ख़वातीन के लिए, और आई थिंक अब तो सबके लिए ही है। एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड, और उसमें जो आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो, और उसके साथ साथ अगर आपकी लॉन्ग आईलैशेस हैं, अब तो आईलैशेस की एक्सटेंशन जो है वो करवाई जाती हैं, जो कि कुछ वीक्स तक रहती हैं। फिर आईब्रोज़ को माइक्रोब्लेडिंग करवाई जाती है कि आपकी वो जिनकी है नहीं बिल्कुल, उनको फिल किया जाता है। लेकिन इसको किसी एक्सपर्ट के हाथ करवाना ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब जैसे जैसे चीज़ें आ रही है ना, देखिए आपको हर गली के कोने में ना कहीं कोई ना कोई ऐसा एस्थेटिशियन मिल जाएगा जो कि कहेगा जी हम कम पैसे लेके। वैसे में ये बहुत बेड़ा बड़ा गर्क कर चैलेंज देते भी हैं। होता है कि आप Exactly. जो नीम हकीम जो होते हैं ना, ये जो जाली अताई जो जिनको कहा जाता है, उनसे बच के रहें। हर Absolutely. किसी से ना तो मशवरा लेने की ज़रूरत है, जो वाकई में जिनके पास डिग्रीज हैं या जिनका एक्सपीरियंस है, हाँ। जिनका अपने इस प्रोफेशन में बड़ा नाम है, उनके पास जाने की ज़रूरत है। वरना होता ये कि हम सस्ते के चक्कर में मारे जाते हैं। और इसी तरह आज जो हमारे गेस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, जो कि हमें गाइड करेंगे कि अगर हम अपनी लॉन्ग आईलैशेस चाहते हैं, या अपने सर पर ज़्यादा बाल चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि हमारे आईब्रोज थिक हों और वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को इन्हेंस करें, तो क्या कुछ ट्रीटमेंट्स हैं और क्या कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो कि करनी चाहिए। बात करने के लिए डॉक्टर नासिर रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। और ये बताइए कि अभी जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे ब्रेक में भी, मतलब हम सिर्फ जनरली पूछ रहे थे कि क्या ख़वातीन के साथ साथ मर्द भी हैं जो कि ये लॉन्ग आईलैशेस या हेयर ट्रांसप्लांट तो उनका मेन इशू है, लेकिन आईब्रोज और आईलैशेस के लिए भी मेल्स आते हैं? में आईब्रो और आईलैश ट्रांसप्लांट होता है, बट मोस्टली कॉस्मेटिक पर्पस की वजह से नहीं होता। जिस तरह हम बर्न केस होते हैं, केमिकल बर्न्स हो जाते हैं, कई दफ़ा एक्सीडेंट हो जाता है रोड साइड, उस पर कोई ऐसी चोट लग गई कि आपका आईब्रो
ख़त्म हो गई, हाँ। ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसी स्किन की डिजीज़ हैं जिसके अंदर परमानेंट आपकी हेयर फॉलिकल्स आईब्रो के ख़त्म हो जाते हैं, तो उसमें फिर वो हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है, आईब्रो के अंदर भी हो जाता है, इवन आई लैश भी ट्रांसप्लांट हो जाती है, ठीक है। लेकिन मेल्स में उस तरह से ट्रेंड नीड बेस्ड है, कॉस्मेटिक पर्पस के लिए नहीं है। डेफिनेटली आईब्रो आई लैश जो है वो इट्स डोमेन ऑफ फीमेल एस्थेटिक्स का सब्जेक्ट है, हाँ। तो वो तो बिल्कुल सही भी हो तो तब भी उसको चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ वो अच्छी लगती है ना, हाँ। लॉन्ग हो थिक हो बिल्कुल। तो वो अच्छी लगती है। तो आईब्रो अगर आपको कोई सच प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप चाहते हैं कि लंबे हों, आई लैशेस लंबी हो जाएं या आईब्रोज पतली हैं वो थिक हो जाएं, तो उसमें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है, अब ऐसी टॉपिकल मेडिकेशन भी आ गई हैं जो आई लैश को लंबा कर देती हैं। वो आप बेस के ऊपर नेचुरल नहीं है, इट्स अ एलोपैथिक मेडिसिन। वो आप आई लैश की बेस पे लगाते हैं इन 3 to 6 वीक्स, वो तकरीबन मतलब आप कह लें कि ½ इंच तक ग्रो कर सकते हैं। हाफ इंच और वो परमानेंट है। ओके, अगर आपने कंटिन्यूटी से उसको कंटिन्यूटी किया, लगाते हैं, अच्छा खासा साइज, हाँ ½ इंच बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। और उससे कोई आंखों के कोई स्किन को या आई साइट को नहीं, उसमें सिर्फ ये होता है कि व्हाइल अप्लाइंग एज एनी मेडिकेशन कि वो अंदर ना जाए, आंखें बंद करके उसको लगा के जब वो 1-2 मिनट ड्राई हो जाए तो देन आप फिर यू कैन ओपन योर आईज। हाँ, मतलब जिम नहीं करना, कोई ऐसा पेस्पिरेशन वाला काम नहीं करना 1 घंटे तक जब तक अच्छा सर, वैसे मैंने तो देखा है फीमेल्स, जिस तरह आपने भी कहा ये स्पेशली फीमेल्स का ही सब्जेक्ट है, हाँ। तो फीमेल्स अपनी आईज को लेकर, क्योंकि आंख का चेहरे की खूबसूरती में बहुत मेन रोल होता है, तो हर कोई चाहता है खूबसूरत दिखना। ये बताइएगा कि सर एक्सपेंसिव कितना होता है, जो फीमेल्स इस वक्त हमें देख रही हैं और वो चाहती हैं कि उनकी भी आई लैशेस खूबसूरत हो, लंबी हो, तो जो ट्रीटमेंट के हवाले से तो बताइएगा। इतना एक्सपेंसिव नहीं है। वो मेडिसिन पहले तो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी, यानी कि मेड इन पाकिस्तान नहीं थी, बाहर से आती थी, वो महंगी होती थी। अब तो पाकिस्तान में बन रही है और बहुत सारे ब्रांड्स हैं उसके, जेनेरिक भी है, तो जेनेरिक बल्कि सस्ती, बहुत काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं। बस फिर वो हो एक नंबर अगर पाकिस्तान हाँ, में बन सिर्फ रही यू है। हैव टू मेक श्योर कि अच्छी फार्मेसी जो क्रेडिबल हो, रिप्यूटेड फार्मेसी से लें, ताकि सबसे बड़ा आजकल ये बहुत बड़ा मसला है काउंटरफीट मेडिसिन, स्पेशली जो हाई वॉल्यूम सेलिंग में है, वो काउंटरफीट बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अच्छा, फिर एक और बहुत मसला ये भी है ना कि हम लोग सस्ते के चक्कर में होता है ना, जिस तरह मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया है, ये कॉस्टली है कि नहीं है, तो अमूमन ये होता है कि हम लोग हेल्थ, जिसका आपके ताल्लुक बराह रास्त आपकी जिस्म से है, सेहत से है, तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी कर जाते हैं। तो ये भी अगर खुदा ना खास्ता हम किसी अताई के पास चले जाते हैं या ट्रीटमेंट सही नहीं होता है, डैमेजिंग कितना हो सकता है? हाँ, देखें, आई लैश और आईब्रो का जो ट्रांसप्लांट है वो बहुत ही डेलिकेट, हाँ बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही हाई टेक, उसके अंदर स्किल और ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकती, लेकिन परमानेंट डिसफिगरमेंट हो सकती है, क्योंकि कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती, मतलब आपकी लाइफ को रिस्क नहीं होता, चाहे आप फेस लिफ्ट करा रहे हैं, आप नोज जॉब करा रहे हैं, आप कुछ भी करा रहे हैं, लेकिन आई थिंक वो एज सीरियस एज लाइफ थ्रेटनिंग चीज होती है कि अगर आपकी फेस में कोई चीज परमानेंट डिसफिगरमेंट हो जाए, क्योंकि उसको करेक्ट करना फिर बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आईब्रो जिस तरह है, आईब्रो में आपने ट्रांसप्लांट अगर करना है तो उसमें एंगल, डायरेक्शन, अब आईब्रो आपकी इस तरह निकल रही हो, एग्जैक्टली, उसका एंगल, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं जो प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं है, स्किल्ड नहीं है। फिर आईब्रो के लिए डेफिनेटली स्पेशल हेयर बाय हेयर वो होता है, और उसकी डायरेक्शन और एंगल बिल्कुल आपको मैच करनी होती है कि वो बिल्कुल फ्लैट एंगल हो, क्योंकि आईब्रो में बाल लेटे हुए होते हैं बिल्कुल, तो जरा सा भी एंगल उठ गया तो वो शेड बन जाएगा आपका, और वही जिस खूबसूरती को आप चाह रहे हैं उल्टा वो आपकी दरअसल बन जाएगी, दरअसल बन जाएगी, और वो फिर उसको ठीक करना एक चैलेंज है। राइट, बिल्कुल ये बात ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे आई लैशेस का आपने बता दिया कि अब तो मेडिकेशन ऐसी आ गया है, फॉर द आईब्रोज भी इसी तरह, ये जो माइक्रोब्लेडिंग में भी बिल्कुल, अगर आईब्रोज आपकी थिन हुई हैं, पहले थिक थी और थिन हुए, फिर तो दे कैन बी इम्प्रूव्ड, बट अगर बाय बर्थ आईब्रोज जो हैं वो किसी की पतली हैं या कम है, लेंथ कम है, लैटरल थर्ड कई लोगों की कम होती है, तो उस केस में तो वो फिर मेडिकल हेल्प नहीं होती, फिर वो ट्रांसप्लांट ही करना पड़ता है। बाकी कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जैसे थायराइड डिसऑर्डर हैं, उसमें लैटरल थर्ड आईब्रो जो है कम हो जाती है, थिन हो जाती है, तो वो रिकवर कर सकते हैं अगर आप वो डिसऑर्डर या वो डिजीज को ट्रीट कर दें तो रिकवर हो जाती है, और मेडिसिन से भी रिकवर हो जाती है। बट अल्टीमेटली अगर आपको एप्लीकेशन से या ओरल मेडिसिन से? नहीं, एप्लीकेशन से। आईब्रो और आईलैश दोनों ओरल की कोई ट्रीटमेंट नहीं, सब आई थिंक दिस इज गुड। मैं ये कहती हूं अगर ओरल हम मेडिसिन कोई लेंगे तो वो हमारे अदर फेशियल हेयर्स को, बॉडी हेयर्स को एनहांस कर देंगे, मेडिसिन को क्या पता कि हमें सिर्फ अपनी आईलैशेस लॉन्ग चाहिए, में फिर वो फेशियल हेयर का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, इसलिए ये टॉपिकल है। हाँ, एग्जैक्टली, आपने सिर्फ लगाना है, जिस तरह
ब्रश होता है, फाइन ब्रश, उससे आप लगाते हैं बस। एग्जैक्टली जैसे हमारे मस्कारे का ब्रश होता है, हाँ, उससे भी same, अप्लाई कर बिल्कुल सकते same। हैं, उससे ही होगा। अच्छा, इसके अलावा क्या मतलब ट्रीटमेंट्स हैं? एक तो सर्जरी हो गई, मैं दूसरा माइक्रोब्लेडिंग की तरफ आना चाहती। बहुत से लोग आजकल आईब्रोज को ये करवा, फीमेल्स ही। हाँ, माइक्रोब्लेडिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन ऑल्सो। माइक्रोब्लेडिंग में लेकिन एक्चुअल में हेयर होता नहीं है, अगर आप क्लोजअप पे जाएं तो वो फिर उतना नेचुरल, इट्स अ कलर, इट्स ओनली वो अ बेसिकली कलर। आपके स्किन के अंदर माइक्रो टैटूइंग है। ओके, इट्स अ टैटू व्हिच गोज इनसाइड द स्किन जस्ट लाइक अ माइक्रो टैटू, जिस तरह आप टैटू कराते हैं, लेकिन उसकी वो शेप इस तरह देते हैं कि वो लगता है बाल हैं। आईब्रोज लीनियर टैटू होता है, फाइन लीनियर टैटू। तो माइक्रोब्लेडिंग इज अ गुड ऑप्शन। लेकिन माइक्रोब्लेडिंग हेल्प करती है कि आपकी आईब्रो है और थिन है, सी थ्रू है, तो आप उसके बीच बीच में करके उसकी वो जो एक इल्यूजन है क्रिएट कर सकते हैं कि थिक आईब्रो की या थोड़ी चौड़ी आईब्रो की इल्यूजन। लेकिन अगर ऑल टुगेदर आईब्रो एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर माइक्रोब्लेडिंग उतनी नेचुरल नहीं लगेगी, क्योंकि पूरी आईब्रो आपने माइक्रोब्लेडिंग से अगर रिकंस्ट्रक्ट की है तो बाल तो होंगे नहीं, वो तो एक कलर है। एग्जैक्टली। तो उस केस में फिर ये होता है कि कॉम्बिनेशन बेहतर रहता है कि आप थोड़ा सी फिलिंग करें और साथ माइक्रोब्लेडिंग हेल्प। और अगर आप सर्जरी की तरफ जाते हैं आईब्रोज की, तो उस पे उसके रिकवरी में कितना टाइम लगता है? इज इट अ पेनफुल प्रोसीजर? लोकल एनेस्थीसिया में होता है, सुन करके, जैसे आप डेंटल कोई भी प्रोसीजर कराते हैं, यू आर अवेक, पेन सर्जरी की नहीं होती, सुन करने का 1-2 इंजेक्शन जो लगते हैं थोड़ा सा प्रिक होता है, रिकवरी विद इन अ वीक हो जाती है, विद इन अ वीक। अच्छा, ये बताएं कि अगर Alright. खुदा ना खास्ता ये ट्रीटमेंट इन्फेक्ट कर जाता है या सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो आई साइड को भी कोई खतरा होता है? आप नहीं, ये बिल्कुल जो आई ब्रो है ये स्किन की अपर 2 लेयर्स में बाल होता है, यानी कि जो रूट होती है हेयर की वो बिल्कुल अपर 2 लेयर्स में होती है, तो आई साइड से रिलेटेड कोई इशू नहीं, यानी कि आंख का इसके साथ कोई मसला बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। और इसको रिकवरी में आप कह रहे हैं अगर 1 वीक लगता है, तो फिर जो बाल हैं, जिस तरह से हेयर ट्रांसप्लांट होता है, क्या उसी तरह होंगे कुछ देर बाद? कुछ देर बाद करना आएंगे, बिल्कुल 2 मंथ्स के बाद आते हैं, और आफ्टर 2 मंथ्स? क्योंकि बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट एक कॉमन लफ्ज है, एक्चुअल में हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है, हेयर रूट ट्रांसप्लांट है। बाल तो जो उस वक्त होगा वो गिर जाएगा, Okay. और जब वो ट्रांसप्लांट होके हील हो जाएगा तो उसमें नया हेयर, परमानेंट हेयर डेवलप होगा। Alright. और वो साइकिल जो है वो पूरी 2-3 मंथ्स की है। ओके ओके। और इसी तरह आईब्रोज Eyebrows में में यही भी, होगा। eyebrows और उसके बाद कुछ, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद बड़ा एहतियात करना पड़ता है, क्योंकि वो बाल हाँ। जा भी सकते हैं, तो सेम गोज विद द बिल्कुल, आईब्रोज? 6-7 डेज आपको ये प्रिकॉशन चाहिए कि पुल ना कर लें, स्क्रैच ना हो, जब तक कि रूट अंदर हील होके परमानेंट पार्ट नहीं बन जाती स्किन का, क्योंकि अगर उस टाइम से पहले 7 डेज से पहले आप उसको पुल कर दें या स्क्रैच कर दें तो वो रूट बाहर आ जाएगी। ओह ओके ओके। लेकिन आप ये देखिए, बालों का तो चलो ठीक है, हम 2 दिन के गैप से भी उसको वॉश कर सकते हैं, 3 दिन के गैप से भी। उसके फेस तो हम बार बार 24 आवर्स वॉशिंग का इशू नहीं Washing, है, अच्छा, वॉश कर washing सकते का हैं। issue नहीं है। यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल कि उसको स्क्रैच नहीं करना, स्क्रब नहीं करना, रब नहीं करना। आप क्योंकि वैसे हमारे इन्वायरमेंटल आप जी। देखिए इतना डस्ट है, फिर मौसम की शिद्दत, बिल्कुल। कभी बहुत गर्मी है, कभी बहुत सर्दी है, तो हमारा तो इन्वायरमेंट भी इन चीज़ों को बहुत अफेक्ट ह्यूमिड करता भी है। है, पेस्पिरेशन भी है, Exactly. डर्ट भी है। नहीं, वॉशिंग तो नेक्स्ट 24 आवर्स में फर्स्ट वॉश जो है वो क्लिनिक पे ही होता है, और वहीं हो से जाता है, करवा के वही हो भेजते हैं। ओके। मतलब वैसे आप समझ सॉरी, वैसे सर आप समझते हैं कि जिस तरह आजकल ये ट्रेंड है फीमेल्स के अंदर करवाने का, और जिस तरह भी हमारा जैसा एटमॉस्फेयर है, स्मोक है, इतना डस्टी इन्वायरमेंट होता है, तो फिजिबल है, करवा लेना चाहिए या अवॉइड ही करना चाहिए ज़रा? ठीक है। सर्जिकल इंटरवेंशन या सर्जिकल ट्रीटमेंट चाहे वो कॉस्मेटिक हो, जी। स्पेशली कॉस्मेटिक, वो बिल्कुल लास्ट स्टेज होनी चाहिए, जब आपकी लाइफ इफेक्ट होनी शुरू हो जाए, आपको उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन या आप परफॉर्मेंस, अपनी कॉन्फिडेंस लेवल शटर हो, उससे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट्स पे ही रहना चाहिए। एब्सोल्युटली। दिस इज द लास्ट स्टेज कि अब कोई भी चीज काम नहीं कर रही एंड दैट प्रॉब्लम हैज स्टार्टेड टू अफेक्ट योर कॉन्फिडेंस, योर लाइफ, योर प्रोफेशन, ठीक है, योर सोशल इंटरेक्शन, तो देन डेफिनेटली इट कैन ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू। राइट। बट अगर वो मतलब जस्ट फॉर योर ओन पर्सनल विशेज आप कर जा रहे हैं, मेरी आईब्रो इस तरह नहीं, इस तरह हो, इस तरह हो, तो कुछ आई थिंक लोगों को पर्सनली तो मैं experience डिस्करेज करने का भी करता शौक हूँ, होता है मैं ना। डिस्करेज करता हूँ, क्योंकि इसमें एक और बहुत प्रॉब्लम होती है। जो कॉस्मेटिक पेशेंट्स होते हैं ना, और कॉस्मेटिक सर्जन के पास जो पेशेंट्स आते हैं, उसमें एक हम कहते हैं रेड फ्लैग पेशेंट। रेड फ्लैग पेशेंट वो होता है जिसको बॉडी डिस्मॉर्फिक सिंड्रोम होता है, एक बीमारी है। बॉडी डिस्मॉर्फिक सिंड्रोम ये बीमारी है कि वो
कई इंसान अपनी शक्लो सूरत से किसी तरह से भी खुश नहीं होते जितनी मर्जी कॉस्मेटिक सर्जरी करा लें। माय गॉड। सो तो ये अब एक डिजीज आइडेंटिफाई होगी हुई है और इसको असेस करने के लिए एक क्वेश्चनएयर है, और वो क्वेश्चनएयर फिल करने के बाद अगर वो पॉजिटिव आए तो जो वेल ट्रेन कॉस्मेटिक सर्जन हैं वो उसको ऑपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो यू कैन नेवर सेटिस्फाई। वो कहेगा नाक इस तरह नहीं है, इस तरह हो जाए, आईब्रो नहीं मैंने अब इस तरह करानी है, तो दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन कॉस्मेटिक सर्जरी। ऑलराइट एंड थैंक यू सो मच एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मतलब वाकई में आपको ये लास्ट एंड पे जाके सर्जरी को लेना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।